अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं लाइव हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से। पिछला जब हम शो कर रहे थे तो जो मेन एक कंक्लूजन निकला कि डायबिटीज़ की इस वक्त जो पूरी दुनिया में सबसे बढ़ती हुई वजह है वो है ओबेसिटी या मोटापा। ठीक है, और भी रिस्क फैक्टर्स पे हमने बात की, लेकिन ओबेसिटी एक वो वाहिद वजह है जो पहले तो हम सुनते थे कि जी सिर्फ और सिर्फ ख़ानदान में शुगर है तो उसको हो रही है, लेकिन अब पूरी दुनिया में जो ये टाइप 2 डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसने कहा कि जी मोटापा बहुत बढ़ रहा है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये मोटापा है क्या? बहुत अहम टॉपिक है। और डॉक्टर मोहम्मद उवैस राशिद आज हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट डायबिटीज़ इंड्रोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उवैस, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर वाइस बहुत आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जी ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। जी ठीक है बिल्कुल। ना, अब लोग पहले तो कहते थे कि ठीक है जी मोटा है, लेकिन अब आपने इसको डायबिटीज़ के साथ भी जोड़ दिया। पहले तो मैं ये सिर्फ डेफिनेशन जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ ओबेसिटी, ये मोटापा है क्या चीज़? अच्छा, अगर आप पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अ, एक तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका सवाल है कि मोटापा क्या है, तो वज़न के बढ़ने का नाम मोटापा होता है ना। मतलब आम ज़बान में अगर कहें कि किसी का वज़न जो है वो 60 किलो था, लेकिन अब 2 3 4 महीने में 5 10 किलो बढ़ गया, तो वो वेट गेन जो है वो मोटापे में ही आता है। अच्छा, मोटापे की फिर वो बॉडी मास इंडेक्स है, हाइट के, हर किसी का हाइट के हिसाब से वज़न जो है गेज किया जाता है दुनिया भर बिल्कुल। में ना। आम तौर से लोग समझते हैं कि मेरी उम्र जो है 20 साल है तो मेरा वज़न ये है, और 40 साल में वज़न इतना है, तो ये कोई मर्ज़ नहीं है। लेकिन एज के साथ भी वज़न बढ़ता है, इतना सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन बढ़ता ज़रूर है, मगर वो बीमारियां नहीं कराता। तो जब वज़न बढ़ने लगे और ऐसा वज़न बढ़ने लगे जो आपकी रूटीन लाइफ को इम्पैक्ट करने लगे, तो आम ज़बान में इसको मोटापा भी कह सकते हैं। कि आदमी पहले बहुत वॉक करता था, सांस नहीं फूलती थी, घुटनों का दर्द नहीं होता था, ये नहीं होता था, तो उसके वो मसाइल अगर बढ़ने लगे तो वो मोटापे में शुमार किया जाएगा, चाहे उसका बेसलाइन वज़न जो है वो कम ही क्यों ना हो। और दूसरी बात, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो देखा जाता है, तो जो एशियंस हैं उनका जो हाइट के हिसाब से वज़न लिया जाता है वो गोरों की निस्बत जो है वो कम होता है, क्योंकि हमारी जो वज़न जब बढ़ता है तो हमारा जो फ़ैट है वो ज़्यादातर आज़ा पर आता है, जिसे विसरल ओबेसिटी भी कहते हैं, और वो जो है अमराज की तरफ ले जाता है। एक वज़न है, एक आदमी है जो पहले से 100 किलो था और या 80 केजीज था, और उसका ज़्यादातर फैटी है, लेकिन और उसके ख़ानदान में भी मोटापा है, लेकिन जब उसको और वो शुरू से ही ऐसा था, एक्टिव था और लाइफ अच्छी गुजर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट कराते हैं, चीज़ें देखते हैं, स्क्रीन करते हैं, ना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना कोलेस्ट्रॉल, ना कोई और मर्ज़, तो वो मोटापा तो है, लेकिन वो जेनेटिक ओबेसिटी, लेकिन वो डिज़ीज़ की तरफ नहीं ले आती। लेकिन एक जो है वेट गेन होने लगे और बढ़ने लगे और तेज़ रफ्तारी से बढ़े और क्वालिटी ऑफ लाइफ और बीमारियों का सबब बने, तो ये मोटापा मर्ज़ भी है और ख़तरनाक भी है और तकलीफ़ का बायस भी बनेगा। यानी मोटापा एक मौरूसी बीमारी भी हो जी, सकती है। क्रॉनिक डिजीज़, ये लंबे अरसे की बीमारी है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि ये आज हुआ है या कल हुआ है, महीनों में, ये एक सिलसिला है जो स्टार्ट होता है, और जो जितनी जल्दी उस पे एक्ट करता है उतनी जल्दी काबू पाता है। जो जितना डिले करता है, लेट करता है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती हैं, और उसको मैनेज करने में भी उतनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि उस वो ग्रेजुअली जो है वो मोटापा इंसान को सेडेंटरी करता चला जाता है ना, मतलब बैठे रहने की आदत, वीकनेस, फटीग, लेथार्जिक होता जाता है, और जो उसकी बेस लाइन एक एक्टिविटी का लेवल है वो लोअर डाउन होता है, तो वो फिर उसको मर्ज की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर तो साहब, आम जबान में वज़न बढ़ने का नाम मोटापा कह लीजिए, वरना तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस ठीक हैं। है, तो इसका टेस्ट तो कोई नहीं है, आपने बस अपना बीएमआई जो है ना वो चेक करना है। जी, इसका टेस्ट बहुत सिंपल है। एक वेट मशीन होती है, अच्छा से आप उस पे देख लीजिए आप पहले 6 महीने पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, ठीक है, और उसको चेक करते रहें। सही है, और जो कपड़े पहन रहे हैं और उससे भी जो पता कप चल जाता है। जी जी, अगर टेस्ट की बात करें, वरना तो आम ज़माने में कपड़े टाइट होने लगते हैं, और जो है लोगों को पुराने कपड़े आते नहीं हैं, तो ये एक कपड़े अगर
बिल्कुल लूज़ होने लग जाए तो वेट लॉस है, और हम्म, अगर टाइट होने लग जाए तो वेट गेन है। वेट गेन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या लोग क्या मतलब मोटापा जो है वो जो इस वक्त जो डायबिटीज़ की हम बात करें, जो इतनी बढ़ती हुई तेज़ी से डायबिटीज़ हो रही है, जी। तो क्या वाकई में अब इसका रिस्क फैक्टर मोटापा बनता जा रहा है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, हम्म, और ये बिल्कुल सही सवाल इसलिए भी है कि इसका बहुत बड़ा लिंक है। देखिए, दुनिया भर में जो डायबिटीज़ है, ज़ियाबितीज़ है, उसकी मेजॉरिटी जो है वो जिसे आम ज़बान में टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, हाँ, उसका ताल्लुक तो होता ही वज़न बढ़ने से है, बहुत स्ट्रांगली, इसलिए कि वेट उन्हीं लोगों का बड़ा करता है जो या ग़िज़ा के पाबंद नहीं होते, या बदपरहेज़ी बहुत करने लगते हैं, और ऐसी ग़िज़ाएँ जो तेज़ी से वज़न बढ़ाती हैं उनको खाने लगते हैं। और क्योंकि वो ग़िज़ाएँ अमूमन बहुत फ़ैटी होती हैं, बहुत कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज़ वाली होती हैं, नशास्ते वाली मिक़दार ज़्यादा होती है, तो वेट गेन बहुत फ़ास्ट होता है। और या फिर उन लोगों में वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है जो बहुत फ़िज़िकली एक्टिव थे, अब इनएक्टिव होते जा रहे हैं। मसलन हमारे यहाँ जैसे जैसे ये पॉपुलेशन चीज़ें आती जा रही हैं, हम्म, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, पहले बच्चे स्कूलों में खेला करते थे, स्पोर्ट्स डे होते थे, पीटी सही होती बात है। थी, एक्सरसाइज रेगुलर होती हम्म, थी, स्पोर्ट्स टीचर होता था। अब वो जो है वो एक्टिविटी का लेवल चला गया, ग्राउंड्स होते थे। हम्म, इसी तरह हमारे यहाँ तो घूमने की जगह भी अब खाने की जगह होती है, सही बात है। और हर चीज़ को मतलब हमारे फूड से जोड़ा जाता है। हम्म, तो कोई घर में आए तो उसके लिए खाना, जाए तो खाना, तो खुशी है तो खुशी, खाना, गम गम है है तो तो खाना। खाना। तो सही बात। फिर जब इतना खाना हो और फिर फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल ड्रॉप होता चला जाए तो ज़ाहिर सी बात है वेट गेन होता है। हम्म, इसका ताल्लुक मौरूसियत से भी है। हम्म, जेनेटिक टेंडेंसी दुनिया भर में अभी भी वेट ओबेसिटी की नंबर वन रीज़न है जो मौरूसी वेट, लेकिन हाँ, जेनेटिक्स को तो कोई रिवर्स नहीं कर सकता, हम अगर सही बात है। लाइफ की और चीज़ों को बेहतर करके वेट पे मैनेज किया जा सकता बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर वैज। और कोई ये नहीं कहता शाम को कि चलो भैया हम सब लोग वॉक करने है। चलते जी हैं, हाँ। नहीं कहते ना हम। बिल्कुल अब पार्क्स नहीं है लेकिन हम बहाना, हमारे पास सब कुछ होता है, पार्क नहीं है हमारे सही पास, ये बात नहीं है। लेकिन अब बहुत कुछ, अगर आप घर में भी रह रहे हैं तो है। बहुत सारी ऐसे टीवी के ऊपर, आप यूट्यूब पे अगर आप देखें तो ऐसी इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत कुछ है, जी अगर आप मिलके भी फैमिली करें तो वो कर सकते हैं जी, उसमें। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। बल्कि हमारे यहाँ तो कराची में तो एक्सरसाइज करना वैसे भी मुश्किल है, मतलब हमारे यहाँ और भी मसाइल हैं, सोशल मसाइल, हाँ, इन्वायरमेंटल हैं, बाहर जाओ तो मोबाइल का मसला, इसका मसला, सही उसका बात है। मसला। हाँ, तो घर में फ़िज़िकल एक्टिविटी ईज़िली हो सकती है। एक्सरसाइज के बहुत सारे मीन्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है आप जो है वॉक करें, रनिंग मशीन है, साइकिलिंग है, इसी तरह योगा है, और आप जो है सारी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिम है, लाइट वेट्स हैं, बहुत सारे मीन्स होते हैं एक्सरसाइज के जो आपको डे टू डे करने से बेपना फ़ायदा होता बिल्कुल। और हम बात कर रहे थे कि जी वजन एक उम्र में आके कभी कभी रुक भी जाता है, लोग कहते हैं कि जी आप कुछ भी कर लो वजन कम नहीं होता। डॉक्टर है। साहब जी ये मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है? जी, असल में मेटाबॉलिज्म तो बेसिकली जो हम खाते हैं एनर्जी उसको यूज़ करने का ना, मतलब टूट फूट का वो बनने को कहते हैं ना, जो हमारी हम्म, बॉडी में हर वक्त टूट फूट भी हो रही होती है और बन भी रहा होता है, जिससे इंसान ग्रो करता है, एनर्जी को हासिल करता है, तो अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो उसका वेट ज़रा डिफ़िकल्टी से, आम तौर से लोग समझते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है हाँ, और मेरा वज़न कम नहीं होता है। हाँ, ये तो बहुत सुना जाता है ना। जी हाँ, तो ऐसा जनरली उन लोगों में होता है जो स्लो मेटाबोलाइज़र होते हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं इसमें, बहुत मशहूर बीमारी जिसे आम तौर से लोग थायराइड से हर चीज़ जोड़ देते हाँ, हैं, लेकिन थायराइड इतना बहुत कॉमन भी नहीं है और अनकॉमन भी नहीं है, 10 to 15% के अराउंड लोगों में होता है। और अगर हो और वो फिर उसकी ट्रीट किया जाए तो वो उनका मेटाबॉलिक रेट बेहतर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, मतलब आम अस्तला में अगर जैसे कुछ लोग खाते बहुत हैं लेकिन जिस्म पे लगता ही नहीं है, और कुछ लोग थोड़ा सा खाते हैं और तेज़ी से वज़न बढ़ाते हैं, सही बात तो वो स्लो मेटाबोलाइज़र कह लीजिए। और जो फास्ट मेटाबोलाइज़र है जो खाते बहुत हैं लेकिन वेट नहीं बढ़ाते, वो जेनेटिक्स का उसमें रोल होता है, उनकी एक्टिविटी के लेवल्स होते हैं। है। हाँ, कुछ लोग सेडेंटरी बहुत होते हैं, एक्टिव नहीं होते, और कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत खा रहे होते हैं, उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो वेट जो है बेसिकली बैलेंस ऑफ द बॉडी है बिटवीन एनर्जी जो आ रही है और उसका इस्तेमाल, जो बर्न आउट, कैलोरिक इनटेक को आप किस तरह कंज्यूम करते हैं, बर्न करते हैं, तो आप लॉस ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी बात, आम तौर से लोग हमारे यहाँ ना खाते ज़्यादा हैं लेकिन वो उसको समझते हैं कि शायद हम नॉर्मल खा रहे हैं, क्योंकि वो फिज़िकल एक्टिविटी तो होती नहीं। मसलन एक शख्स है जो पूरा दिन बैंक में जॉब करता है, बैठा रहता है, फिज़िकल इनएक्टिव है, और एक नाश्ता करता है और रात खाना खा लेता है,
तो लेकिन बैठा रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो मसल जो हैं, बोन जो जॉइंट्स हैं, इनका काम तो मूवमेंट है, तो मूवमेंट तो उसकी है नहीं। तो ये जो आ रहा है इसको इस्तेमाल कौन करेगा? और अगर इसकी जेनेटिक्स में पीछे से मतलब ख़ानदानी हिस्ट्री है मोटापे की या वज़न बढ़ाने की टेंडेंसी रखता है, तो ये वेट ज़्यादा गेन करेगा। इसी तरह फिर वो हफ्ते में कहीं बाहर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, हाँ, वो फैटी मील्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, तो वो स्पीड और बढ़ जाती है वज़न बढ़ने की। तो अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव हैं, तो और आप चाहे वो 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं, तो उसको इस्तेमाल तो करते नहीं है, बर्न आउट करते नहीं है, तो आपका बॉडी का बैलेंस जो है वो पॉजिटिव में ही है, डिपॉजिट ही होना है उसने। जाहिर सी बात है, उसने ये तो नहीं है कि नेगेटिव बैलेंस में बॉडी है और आप जो है वो लूज़ करते चले जाएंगे। तो वेट डाइट से लोग मेंटेन तो कर सकते हैं, लेकिन लॉस करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये लूज़ नहीं होगा, मेंटेन बिल्कुल। रह जाएगा। तो हफ्ते में कितना वॉक करनी चाहिए? कोई देखिए, ऐसी सर्टेन नंबर्स हैं इस पे? अच्छा, हम तो ज़्यादा डायबिटीज़ से डील करते हैं, वैसे जनरल रिकमेंडेशन भी यही है कि 150 मिनट्स पर वीक की एक अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, उसमें रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, कोई स्पोर्ट्स है, जिम है, योगा है, एरोबिक एक्सरसाइजेज हों और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसे वेट उठाना, मसल्स को बिल्ड करना, या फिर और एरोबिक जो मतलब ये दौड़ने वाले, भागने वाले काम, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये आधा घंटा हफ्ते में डेली करे, हफ्ते में 5 दिन करे, 2 दिन एक साथ गैप छोड़े नहीं, बल्कि एक दिन गैप करके एक दिन करे, फिर एक दिन गैप करे, और फिर 5 दिन पूरे कर ले। 150 मिनट्स पर वीक की रिकमेंडेशन है यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए। कोई 5 दिन नहीं कर सकता, हफ्ते में 3 दिन कर ले, ऑल्टरनेट डे कर ले, 45 मिनट्स कर ले पर डे, 3 डेज इन अ वीक, 150 मिनट्स की ट्राई करे। इससे मतलब देखा ये गया है कि इससे वेट लॉस होता है, अगर ये कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म बेसिस पे करता रहेगा। और कोई ये नहीं कर सकता तो 10,000 स्टेप्स जो हैं वो पूरे करे। इस ये भी प्रिवेंशन में रोल है, डायबिटीज़ प्रिवेंशन में इसका रोल है कि रोज़ाना 10,000 कदम पूरे करे, कम से कम 7,000, उससे ऊपर जाना चाहिए। और बाकी जो लोग एल्डरली हैं, मिडिल एज हैं, चलते हैं, चक्कर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, जोड़ों का मर्ज है, उनके लिए जो ये योगा है, उनके लिए जो फिजियोथेरेपी है, जो मसल मूवमेंट्स हैं, स्ट्रेचिंग्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह वेट की बैलेंस की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनका बैलेंस अच्छा हो, चलने फिरने में आसानी हो। तो वो विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज इज़ रेकमेंडेड फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को वो बेड बाउंड है तो वो नहीं कर सकता, कोई जो है ये जॉब करता है ये नहीं कर सकता। बल्कि देखा ये गया है कि अगर ये प्रोलॉन्ग सेडेंट्री मतलब लंबा बैठे रहना, घंटों घंटों बैठे रहना, दिल की बीमारियों का सबब बनता है। हार्ट अटैक्स बहुत होते हैं, ऐसे लोगों को स्ट्रोक्स बहुत होते हैं। तो यहाँ तक है कि जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वो रेकमेंड करती है कि हर आधे घंटे 25 मिनट बाद आप बैठने का काम करते हैं, उठें, स्ट्रेचिंग कर लें, एक चक्कर लगा के आके बैठ जाएं। इस बिहेवियर को आप इंटरप्ट करें, इसको ख़त्म करें, सही वरना बात है। आप प्रोन होंगे टू द डायबिटीज़ के ओबेसिटी अलावा और हार्ट डायबिटीज। डिजीज़ और बहुत सारी बीमारियों सो को जो ट्रू। मोटापे से मुंसलिक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पता नहीं कैसे जो है ना, दो लोग बैठे रहते हैं सारा दिन, हिलते भी नहीं है अपनी जगह से। मैं यहाँ 2 घंटे से बैठ कर शो कर रही हूँ ना, जी। तो अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खड़े होकर शो करना शुरू कर दूँ। जी बिल्कुल सही बात, जिनकी आदत होती है उन्हें ये मुश्किल सही लगता है, बात है, और सही बात इसीलिए ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है ना बहुत बुरी तरह से मुतासर करता है मोटापा। सही बात और है। इंसान जो है फिजिकल इनएक्टिव होता है, फिर जब ऐसे लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं तो उनको बहुत मुश्किल लगता है, सही क्योंकि बात उसके आदी नहीं होते, तो सही वो बात फिर बॉडी के टोन बनाना और चीज़ें बनाने में वक्त लगता है। सही तो बात। एक मुस्तकिल मेहनत है, लंबे अरसे की मेहनत है, जिसके फ़ायदे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि वैसे तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली वो लोग जो मोटापे के साथ डायबिटीज़ का शिकार हैं, हम्म। बहुत सारे इंजेक्शंस हैं इस वक्त डिफरेंट मार्केट्स में आ रहे हैं। मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये बड़ा अहम और आजकल बड़ा हॉट टॉपिक भी है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, लोग एज अ फैशन भी उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो जी उस पर बिल्कुल। थोड़ा सा ज़रा आप बताइएगा। जी थोड़ा सा जी। डिटेल में बताइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है इस पे बात जी करना। जी। टाइप 2 डायबिटीज़ तो आपको पता है इसका बहुत बड़ा रीज़न जो है मोटापा है। हाँ। और जैसे जैसे मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ भी बढ़ रही है, तो दोनों इंटरलिंक्ड समझे जाते हैं। इसलिए दुनिया भर में पहले डायबिटीज़ की बेशुमार दवाएं अवेलेबल थी, लेकिन वो ग्लूकोज पे ज़्यादा एक्ट करती थी। ग्लूकोज नॉर्मल हो गया और
डायबिटीज़ कंट्रोल है, वज़न 100 किलो रहता था। लेकिन फिर देखा ये गया कि विद टाइम डायबिटिक पेशेंट को सिर्फ डायबिटीज़ से मसला नहीं होता, उसको तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो तो भी हार्ट अटैक हो जाता है, और उसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, उसको यूरिक एसिड के प्रॉब्लम, जोड़ों के प्रॉब्लम होते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, खराटों की बीमारी होने लगती है वेट की वजह से, और वो ख़ुद जो है दिल का मर्ज़ कर देता है। ये अंडर ट्रीटेड है बहुत ज़्यादा ये कंडीशन ना, और अंडर डायग्नोज भी है। इसी तरह डिप्रेशन बहुत होता है ऐसे लोगों को जो मोटापे का शिकार होते हैं, सेडेंट्री होते हैं, डिप्रेस बहुत होते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न है, सोशल है, एनवायरमेंटल है, सराउंडिंग में वो लोगों को देखते हैं, इस तरह देखते हैं। और एक शख्स बहुत तेज़ी से वज़न गिराता है, उनका गिरता नहीं है, और ख़वातीन ख़ास तौर पे इसमें बहुत सही मुब्तला बात हो जाती हैं। तो फिर विद टाइम जो है बहुत सारी दवाएं आ गई अब, जो ताकि इन मल्टी प्रॉन अप्रोच हो, मतलब एक पेशेंट को जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है उसका उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। मतलब फैटी लिवर डिजीज़ बहुत होता है दुनिया भर में इस वक्त, लिवर की फेलियर की नंबर 1 रीज़न फैटी लिवर है, और ये और मोटापे दवा की भी वजह मौजूद से। नहीं है। एक दवा आई है लेकिन वो भी अभी ख़ास स्टेज ऑफ द लिवर डिजीज़ के लिए है, और वो कितनी इफ़ेक्टिव है वो टाइम बताएगा, लेकिन वो अप्रूव्ड हो गई है, मगर वो भी एक ख़ास स्टेज के लिए है। उससे पहले वाली स्टेज और बिल्कुल जो एंड की स्टेज है कोई दवा नहीं है, लिवर ट्रांसप्लांट ऑप्शन है। तो मोटापा और डायबिटीज़ साथ चलती है। तो फिर अब बहुत सारी दवाएं आ गई हैं जिसमें जो आप बात कर रही हैं वो एक इंजेक्शन है, लेकिन वो एक दवा है। ये याद रखना चाहिए, हमारे पास लोग आते हैं कि ये इंजेक्शन लिख दे तो वज़न कम हो जाएगा, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। वो समझते हैं ये कोई कोर्स है, जैसे विटामिन डी के नहीं होते लोग कोर्स करते रहते हैं, 2 महीने ये ले लो, 3 महीने ले लो। तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है मोटापा, इसका इलाज भी लंबे अरसे का है, और वो एक दवा है जो इंजेक्शन की सूरत में, उसकी टैबलेट भी आती है, लेकिन जो उसकी टैबलेट अवेलेबल है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, वेट लॉस ज़्यादा नहीं करती। और डायबिटिक पेशेंट को जिनको मोटापा ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ होती है, जो इंजेक्टेबल मेडिकेशन है उसका रोल बहुत सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू ओरल वर्जन। तो इसलिए वो एडवाइस की जाती है, अच्छा वज़न कम करती है, लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। और देखा ये गया है जिनको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, यानी कोई हार्ट अटैक हो चुका, फालिज हो चुका, गुर्दे का मर्ज़ है, उन लोगों को बेपनाह फ़ायदा देती है। लिवर डिजीज़ में भी अप्रूव हो रही है, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो वो एक इंजेक्टेबल मेडिकेशन है जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए है, अच्छी चीज़ है, फ़ायदा करती है, और उस वो विदाउट डायबिटीज़ भी अप्रूव्ड है फॉर वेट लॉस। अच्छा, और कितना अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, देखें अभी ये क्योंकि नई चीज़ें हैं तो इसमें अभी तक यही जब भी कहीं प्रेजेंट होती है तो ये बात यही होती है कि ये कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इलाज है जो बाकायदा दवा है, तो वो लॉन्ग टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि 3-6 महीने बाद छोड़ दिया जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ समझने की ये है कि दुनिया भर में जितने भी इलाज अवेलेबल है उसमें सबसे सुपीरियर इलाज तो सर्जरी है, जो मैदा काट के, वो पेट काट के वो, और वो चीज़ें छोटी कर दी जाती हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी से आम ज़बान में कहते हैं, सही। और बहुत सुपीरियर है, सबसे ज़्यादा वज़न वो गिराती है, यहाँ तक कि डायबिटीज़ भी रिवर्स हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी रिवर्स हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, अच्छा वज़न 40% तक भी गिरा लेती है कुछ बेरियाट्रिक सर्जरी। लेकिन हर इलाज डाइट और एक्सरसाइज के साथ इम्पैक्ट रखता है, वरना वेट रीगेन हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। अगर आप इंजेक्शन छोड़ते हैं और जब भी वो बंद होगा तो आपकी एपेटाइट वापस आ जाती है, आपको आदत नहीं होती एक्सरसाइज की, और आप रीगेन करते हैं। तो कोई शख्स अगर वो इंजेक्शन पे जाता है, वो दवा लेता है, लगाता रहता है, वज़न गिरा लेता है, तो कोई गोल होना चाहिए कि यहाँ तक मेरी ये हो जाएगा, मैं अचीव कर फिर लूँ। छोड़ दूंगा मैं वो दवा। डाइट एक्सरसाइज से मेंटेन, वज़न गिराना मुश्किल नहीं है, मेंटेन रखना सबसे बड़ा काम है। भूख दोबारा लगने लग जी जाती हाँ, है। तो अगर वज़न तो बड़े बड़े लोग गिरा लेते हैं, मेंटेन नहीं रख पाते, और बार बार इंसान वज़न नहीं गिरा सकता। ज़िंदगी में 2 एफर्ट करेगा, 3 कर लेगा, बार बार थोड़ी करेगा। ठीक है, एक और सॉरी डॉक्टर साहब की बात करते हैं, जी एक और एक सवाल है, ये जो इंजेक्शन्स की हम अभी बात कर रहे थे, जी। क्या ये इस इंजेक्शन का इफेक्ट हर किसी पे होता है? क्या कुछ केसेस ऐसे देखे गए कि जैसे समझे पीसीओज हैं या कोई अदर ऐसे ऑप्शन है जिसमें इनका नहीं कोई इफेक्ट हुआ? अच्छा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है ना, इसके रिस्पॉन्सेज वेरिएबल भी हो सकते हैं। ये हर सबके लिए ऐसा नहीं है कि ये बात सही है कि सब पे बिल्कुल फुली इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। तो इसलिए जो ये वज़न गिराने के इनका जो परसेंटेज है वो 5 to 12% है। कुछ दवाएं हैं
जो 3% तक वेट लॉस करती हैं, वो टैबलेट है और स्लिम बहुत मशहूर है, लेकिन अक्सर वो भी इतना नहीं वज़न गिरा सकती। इसी तरह ये जो इंजेक्टेबल मेडिकेशन है ये 12% तक गिरा लेते हैं, जो हमारे यहाँ अवेलेबल है ठीक है। तक गिरा लेते हैं। मतलब उसके बाद जाहिर सी बात है एक अरसे तक आप देते रहे, मैक्सिमम डोज पे पहुंच गए। हर दवा की लिमिटेशन होती है, ये नहीं हो सकता ये दवा है वो। तो आपकी एफ़र्ट जो है उस इफ़ेक्ट को इन्हांस बढ़ाती है, यानी सही डाइट, बात। एक्सरसाइज। और फिर जो दूसरी दवाएं इंजेक्शन अब हाँ, पाकिस्तान में तो नहीं है, उसकी कॉपी है, वो थोड़ा ज़्यादा गिरा लेते हैं, 20% थोड़ा 15%। एक्सपेंसिव भी है ना जी वो। एक्सपेंसिव हाँ। है, तो ये वेरिएबल इफ़ेक्ट्स आते हैं। हम्म। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ ज़बरदस्त हो जाती है, वज़न बहुत थोड़ा सा कम होता है, कुछ का ज़बरदस्त वेट लॉस होता है और होता ही रहता है, और कुछ का वेट लॉस होने के बाद रुक जाता है, हो नहीं पाता। तो ये फिजिशियन से फिर आप अपने राब्ते में रहते हैं, जिसने भी प्रिस्क्राइब किया, फिर ये उसके ऊपर है वो किस तरह आगे लेके चीज़ों को चलता है। बिल्कुल। अच्छा, वीकली या मैं कहूँगी हेल्दी वेट लॉस जो है वो वीकली कितना है, अगर कोई आप किसी डाइट पे जा रहे हैं, जी या हर किसी का डिफरेंट भी हो सकता है, जी लेकिन एक हम रैंडमली एक बात करें तो, क्योंकि लोग बड़ा खुश होते हैं ना, आज हमने बनाना डाइट जी शुरू की, कीटो डाइट शुरू की, तो जी जी इतने हफ्ते, एक हफ्ते में 5 किलो वजन कम। जी हाँ, एक तो ये कि ये जो कीटो डाइट है ना, ये वेट लॉस की डाइट भी नहीं है, ये कुछ ख़ास बीमारियों के लिए थी, मतलब उसमें एपिलेप्सी और कुछ उसके लिए डाइट है। सही। ये फैंसी डाइट होती है। सही। फैंसी मीन्स ये शॉर्ट टर्म काम है, और बीमारी तो लॉन्ग टर्म है। आप जब भी छोड़ेंगे वापस हो जाएंगे। तो सही। 3 महीने रोटी चावल छोड़ दे, वज़न तो धड़ धड़ गिर जाएगा, लेकिन ये वापस हो जाएगा। एक तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, हेल्दी वेट लॉस वो है जो स्लो हो, फास्ट ना हो। क्योंकि द फास्टर यू लूज़ वेट, जितना तेज़ी से गिराएंगे उतना रीगेन भी तेज़ी से करेंगे, कि आदत नहीं होती ना डाइट फिजिकल एक्टिविटी की। तो असल जब हम किसी को कहते हैं ना लंबे अरसे का मर्ज, क्रॉनिक डिजीज़, तो उसको पता होना चाहिए ये एफर्ट भी लंबी अरसी, लंबी रेस है, ये छोटी बिल्कुल। रेस नहीं है। तो वज़न तो मैंने कहा ना, गिराना आसान है, मेंटेन करना इज़ अ चैलेंज। सही बात। असल चैलेंज तो मेंटेनेंस है, चाहे आप 10 किलो गिराएं, 15 गिराएं, तो इसलिए 1 से 1.5 किलो पर मंथ एक अच्छा वज़न होता है जो कम किया जाए, और उसको इसी पेस पे कम किया जाए। ठीक जितना है। तेज़ी से गिरेगा उतने तेज़ी से वापस भी हो जाएगा, क्योंकि आप जब उसको डाइट को छोड़ेंगे, एक्सरसाइज को छोड़ेंगे, और जितना स्लो गिराएंगे, लंबा अरसे गिराएंगे, तो अगर आपने अपनी चीज़ों को छोड़ा भी तो रीगेन होने में भी बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात, आपको आदत हो चुकी होगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, ज़िंदगी की जो तब्दीलियाँ हैं, खाने की तब्दीलियाँ, एक्सरसाइज की सही तब्दीली, बात है। तो मेंटेन रखना आसान। सो ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आई जी थिंक बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं चाहूँगी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के जी हवाले से एक कोई अच्छा सा एक ऐसा पैगाम जो आज के दिन, वैसे तो डायबिटीज़ पे जी तो हर रोज़ बात करनी चाहिए, लेकिन आज के दिन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे। देखें, वैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम जो मैं डायबिटीज़, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, 1 का तो ये कि वो फिर इंसुलिन ही होती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब एहतियात इलाज से बेहतर है, एक तो ये बात। दूसरी बात, ये जो डायबिटीज़ है ये ज़्यादातर सेल्फ़ केयर है। मतलब हम जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसे हर चीज़ बता देते हैं, हर चीज़ दे देते हैं, परहेज़, वॉक, वर्जिश, कमरे के बाहर उसका इलाज उसके साथ है। सही अगर बात। वो उसके साथ सिंसियर है और एफ़र्ट करता रहता है, अगर वो जो बताया जा रहा है उसके करीब करीब भी रहेगा, तो बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी बात, क्योंकि लंबे अरसे की बीमारी है और दवाएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें कंप्लायंस, यानी कि दवा को खाना और वक्त पे खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो जितना अपना ख्याल रखेगा। दूसरी सेल्फ एजुकेशन, मतलब डायबिटीज़ एजुकेशन, अवेयरनेस, पता हो कि मुझे क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस वक्त क्या खाना है, ऑल्टरनेट मीन क्या है, दवा कौन सी चेंज, ये किस वक्त फॉलोअप करना है। तो अगर ये करता रहेगा तो डायबिटीज़ इतनी मुश्किल बीमारी नहीं है। हालांकि लंबे अरसे की बीमारी है, मगर बहुत हद तक इंसान एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। है। जी और बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि तर्ज़ ज़िंदगी, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, जी एतदाल जो है ना वो जी बड़ा अहम है। तो वो आखिर में मैं हमेशा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक वाक़या है ना, ये ज़रूर बताती हूँ जी इस स्पेशली डायबिटीज़ डे के ऊपर, कि मदीने में उन्होंने अपने सहाबा इकराम के लिए एक डॉक्टर रखा, और वो काफ़ी अरसे तक वहाँ रहा। जी लेकिन जो है मरीज ना जी वो उन्होंने कोई, उसने कहा कि भाई मेरी तो यहाँ पर अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, जी अब कोई बीमार ही नहीं होता है।
सही तो बात। उन्होंने जब इसकी वजह पूछी तो उन्होंने यही कहा कि भाई यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो अपनी भूख छोड़ के खाते हैं। सही बात। ठीक है, तो आप जितना इतदाल पसंदी से खाएंगे और सेहतमंद खाएंगे उतने आप हमेशा इन बीमारियों से भी दूर रहेंगे। वैसे भी जी। इंसान को अपनी भूख छोड़ के खाना चाहिए जी डॉक्टर बिल्कुल। साहब। मेरे हालांकि जो लोग कम खाते हैं वो सेहतमंद रहते हैं ज़्यादा, जी है ना? हमसे हमारे किसी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत सीनियर प्रोफेसर ने किसी गोरे से सवाल पूछा कि एजिंग का मतलब लंबी ज़िंदगी की क्या दवा इलाज है, वो ऐसे ही एक हाँ, सवाल था। तो उन्होंने कहा कि कम खाना जो है ईट ना, लेस, ये लंबी ज़िंदगी का जवाब ईट है। लेस लिव लॉन्ग लाइफ। जी जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। जी याकूब नेशनल हॉस्पिटल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों को का सुनने का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन प्लीज़ इस पर ज़रूर अमल करें, हेल्दी खाएं, थोड़ा खाएं, वर्जिश करें, अपने आप को हिलाते जुलाते रहें, जी। हरकत में ही बरकत है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।